फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी जोन में। आज का जो है हमारा फिजिक्स का तीसरा लेसन है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम और उसके एग्जाम्पल। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन के गति विषयक 3 नियम है। जब किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित किया जाता है तो उसकी गति में जो परिवर्तन होता है, इसी के संबंध को दर्शाते हैं न्यूटन के गति विषयक नियम। तो हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। न्यूटन का प्रथम जो गति का नियम है, गति विषयक प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यही लिखा है, यदि कोई वस्तु गतिमान या स्थिर अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। वस्तु को अपनी स्थिति को लेकर जो जड़ता प्रदर्शित करती है, मतलब जो स्थिति में रहना चाहती है वो जिस स्थिति में वो होती है उसी स्थिति में रहना चाहती है। यानी कि वस्तु अपनी स्थिति को लेकर क्या जड़ता प्रदर्शित करती है। इसी कारण न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यानी कि अगर वो मान लो गति स्पीड में है, चल रही है, तो वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। अगर रुकी हुई है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो ये क्या कहलाता है? जड़ता। और वह वस्तु जड़ता प्रदर्शित करती है इस नियम में, इसी वजह से इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब बात करते हैं प्रथम नियम से किसकी न्यूटन के प्रथम नियम से किसकी बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा क्या मिलती है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर रहना चाहती है, और यदि वह गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यानी कि जो बल है वह वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है या करने का प्रयास कर सकता है। तो बल की परिभाषा मिलती है न्यूटन के प्रथम नियम से। बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा क्या मिलती है? यही कि बल किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर सकता है या करने का प्रयत्न कर सकता है। ओके, अब न्यूटन के प्रथम नियम के कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि यदि कोई वस्तु जिस अवस्था में होती है वह उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अब अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जब बस से ट्रैवल कर रहे हो या किसी सवारी से या किसी साधन से ट्रैवल कर रहे हो, तो जब अचानक क्या होता है, ड्राइवर क्या है, ब्रेक लगाता है। तो जब ब्रेक लगाता है तो हमारी बॉडी आगे की ओर झुक जाती है या गिर जाती है, मान लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो उस समय जिस स्पीड में बस चल रही होती है उसी स्पीड में होती है, जाके उसी स्पीड में जब होती है बॉडी, और जब अचानक ब्रेक लगता है तो उसका विरोध करती है और वो उसी स्पीड में बनी रहना चाहती है। इस वजह आगे की ओर झुक जाती है। तो ये न्यूटन के प्रथम नियम के ही कारण है। या मान लो ब्रेक लगी हो या गाड़ी खड़ी हो और अचानक चला दी जाए गाड़ी, तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है स्थिर अवस्था में होती है और वो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है। अचानक चला दी जाती है तो पीछे की ओर हमारी बॉडी क्या है, झुक जाती है। तो ये क्या है, न्यूटन के बस द्वारा अचानक ब्रेक मारने पर या यात्रियों के आगे की ओर गिरना एवं अचानक चलने पर पीछे की ओर गिरना, ये क्या है, न्यूटन के प्रथम नियम के कारण है। अब पेड़ हिलाने पर फल का गिरना। देखिए जो फल होता है वो स्थिर अवस्था में रहता है। जब पेड़ हिलाया जाता है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है, जिसके कारण क्या होता है, वो गिर जाता है। पेड़ हिलाने पर फल का गिरना। कंबल में डंडा मारने पर धूल के कण बाहर आना। जैसे कंबल में डंडा मारोगे तो जो धूल के कण होते हैं वो स्थिर अवस्था में रहना चाहते हैं। जब धूल मारोगे तो कंबल गतिमान अवस्था में हो जाएगा, तो कण क्या है, उसी अवस्था में रहेंगे और वो गिर जाएंगे जाके। गोली से शीशे पर छेद होना, शीशे का ना टूटना। तो जब शीशा पूरा कंप्लीट होता है, क्या है, वो स्थिर अवस्था में होता है। जब उसमें किसी पर्टिकुलर स्थान पे गोली मारी जाती है, बंदूक की गोली की बात हो रही है यहाँ पे, वो नहीं गोली की बात हो रही। तो जब कोई गोली मारी जाती है तो क्या होता है कि जिस जिस जगह पे गोली लगती है, मान लो पर्टिकुलर यहाँ पर गोली लगी, तो ये जगह क्या हो जाएगी, गतिमान अवस्था में हो जाएगी। बाकी चारों तरफ का एरिया क्या हो जाएगा, वो स्थिर अवस्था में वैसा ही बना रहेगा जाके। तो न्यूटन का प्रथम नियम आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके जो उदाहरण एग्जाम्पल ये अक्सर पूछ देता है, और ये पूछ देगा आपका कि न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से बोलते हैं। तो इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये पूछ देगा कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ये पूछ देगा आपसे। तो ये पूछ देगा कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है। तो बल की परिभाषा जो मिलती है न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। नोट करना। एक आपसे पूछ देगा कि जड़त्व का नियम न्यूटन के किस नियम को कहते हैं। तो न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। ओके, फिर आपसे पूछ देगा
कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है, तो प्रथम नियम से क्या है, बल की परिभाषा मिलती है। ओके, अब इसके बाद देखिए इसके एग्जाम्पल पूछ देगा कि बस द्वारा अचानक ब्रेक मारने पर यात्री को आगे की ओर झुकना किस नियम का, न्यूटन के किस नियम के कारण होता है जाके, तो प्रथम नियम के कारण होगा जाके। इसमें से कोई भी एग्जाम्पल, पेड़ हिलाने पर फल क्यों गिरते हैं जाके, तो पूछ देगा न्यूटन किस नियम के कारण होता है जाके, तो प्रथम नियम के कारण होता है, न्यूटन के प्रथम लॉ के कारण। ये चीज हो गई जाके। अब बात कर लेते हैं हम न्यूटन के द्वितीय नियम। न्यूटन के द्वितीय नियम की बात कर लेते हैं। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होता है एवं बल के समानुपाती होता है एवं बल की दिशा के दिशा की ओर होता है जाके। मतलब अगर किसी पिंड पर कोई संवेग आरोपित किया जाए तो वह बल के बराबर होता है, और किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर, सॉरी, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल, पिंड पर आरोपित बल के बराबर एवं उसी दिशा में होता है जाके। अब संवेग परिवर्तन, संवेग पहले समझ लेते हैं क्या चीज होता है। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। मतलब कोई द्रव्यमान की, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और वो v वेग से गतिमान है, तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, p बराबर mv। तो ये आपका संवेग p, संवेग p को जो है संवेग से हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, तो बात कर लेते हैं फिर से न्यूटन के द्वितीय नियम की। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है एवं उस संवेग परिवर्तन की दिशा जो होती है जाके वह बल के अनुदिश होती है, मतलब बल के ही दिशा में होती है जाके। ये हो जाता है जाके। अब संवेग परिवर्तन मैंने बता दिया कि संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। अब संवेग परिवर्तन की बात कर रहा है, यानी कि बल किसके संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, तो F बराबर पी अपॉन टी कर दें, क्योंकि कोई भी चीज परिवर्तित किसके अनुसार होती है, समय के अनुरूप होती है जाके ना। तो समय के अनुदिश होती है, F बराबर पी अपॉन टी हो जाएगा जाके। अब देखिए P को क्या लिख सकते हैं, M इंटू वी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, M इंटू वी, मतलब द्रव्यमान इंटू वेग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब मैंने एक फार्मूला उन्होंने पढ़ा होगा v अपॉन टी, v अपॉन टी, ये फार्मूला पढ़ा होगा, ये किसका है, त्वरण का है कि नहीं है। तो F बराबर ma आ जाएगा। अब यहाँ मान लेते हैं कि कोई नियतांक है, ये समानुपाती का चिन्ह होता है जाके, समानुपाती मतलब बराबर हो जाएगा जाके, व्युत्क्रमानुपाती मतलब अपोज नीचे हो जाएगा जाके आपके बटे में। तो यहाँ मान लेते हैं समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, नियतांक एक, के क्या आ जाएगा, कि नियतांक आ जाएगा, के एक नियतांक आ गया आपका। अब के एक नियतांक आ गया जाके, अब के की वैल्यू मान लेते हैं एक होगी जाके, तो F बराबर ma आ जाएगा। ये आपका आ गया बल का व्यंजक। तो आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजन मिलता है, बल का व्यंजन मिलता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम से बल का व्यंजन या बल का सूत्र बोल देगा, पूछ देगा डायरेक्ट आपके न्यूटन के किस नियम से बल का सूत्र मिलता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम से क्या है, बल का व्यंजन या बल का सूत्र मिलता है जाके। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, न्यूटन के द्वितीय नियम के उदाहरण कुछ बात कर लेते हैं। जैसे एक तेजी से आती हुई गेंद की एक तेजी से आती हुई गेंद को जब कोई भी क्रिकेटर कैच करता है तो हाथ को पीछे की ओर खींचता है, हाथ को पीछे की ओर इस वजह से खींचता है कि ताकि धीरे धीरे क्या होगा, वस्तु का वेग कम हो जाएगा। वेग जिस कम होगा जाके तो संवेग अपने आप कम हो जाएगा, जिससे हाथ में चोट कम लगेगी। अब सेकेंड समझते हैं। गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। शॉक ऑब्जर्वर और स्प्रिंग क्या करते हैं कि जाके जब कोई भी चीज़ होती है जाके तो उसका वेग कम हो, जैसे मान ली कोई झटका लगा जाके, तो जब वो स्प्रिंग से होते हुए जाएगा जाके, शॉक ऑब्जर्वर से होते हुए जाएगा जाके, तो जो ऊपर सवारी बैठी है वहाँ तक उसका क्या होगा, उसका वेग कम हो जाएगा, जो झटका होगा जाके। तो जब वेग कम हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए संवेग कम हो जाएगा, तो इससे क्या झटका कम लगेंगे जाके। थर्ड, मैदान की मिट्टी खोदकर हल्की कर दिया जाता है इसी वजह से, ताकि ऊंची कूद और लंबी कूद में चोट कम लगे। तो क्या करते हैं, मैदान की मिट्टी को खोद के हल्का कर देते हैं, जिससे कि ऊंची कूद या लंबी कूद में चोट कम लगे जाके। ओके, अब बात करते हैं क्रिकेट की गेंद एवं टेनिस की गेंद में। टेनिस की गेंद कैच करना आसान क्यों होता है जाके, ये पूछा है। तो ये आपको एग्जांपल देगा। क्रिकेट की गेंद एक्चुअली भारी होती है और टेनिस की गेंद हल्की होती है। अगर ये हल्की होगी जाके तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, संवेग कम होगा जाके। जिस कंडीशन में संवेग कम होगा जाके उस कंडीशन में हम कंफर्टेबल फील करेंगे, कैच करना हो या कोई भी चीज़ हो उसमें। तो अब ये आ गया न्यूटन का द्वितीय नियम पूरा। तो द्वितीय नियम को एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। आपको जो इसमें सवाल पूछेगा आपसे, वो ये पूछेगा जाके डायरेक्ट कि आपसे सवाल ये पूछ देगा कि न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजन या बल का सूत्र मिलता है। तो आपको बताया न्यूटन के द्वितीय नियम से मिलता है जाके।
एक मिनट रुकिए, ट्रेन आ रही है। अब बात करते हैं और क्या पूछेगा। इसके उदाहरण पूछ देगा। तेज़ी से आती हुई गेंद कैच लपकते समय हाथ पीछे की ओर करने से चोट कम लगती है, तो ये न्यूटन के किस नियम के कारण है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम के कारण है। इसी में पूछ देगा गाड़ियों में स्प्रिंग या शॉक एब्जॉर्बर क्यों लगाए जाते हैं, या शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटके कम हो जाए, तो ये न्यूटन किस नियम की वजह से है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम से। मैदान की मिट्टी खोद कर हल्की कर दी जाती है ताकि लंबी कूद या ऊंची कूद में चोट कम लगे, ये न्यूटन किस नियम का अनुप्रयोग है? तो आपका सेकेंड का। ये आपके जो है आ जाएंगे। ओके, अब थर्ड लॉ की बात कर लेते हैं, न्यूटन के तृतीय नियम के। न्यूटन के तृतीय नियम के, तो न्यूटन के तृतीय नियम में ये बताया गया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है जाके। अर्थात ये कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल आरोपित करती है, क्या करती है? एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल आरोपित करती है, दूसरी वस्तु भी उतना ही बल पहली वस्तु पर आरोपित करती है जाके। मतलब कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है जाके। अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल आरोपित करती है, दूसरी वस्तु भी उतना बल पहली वस्तु पर आरोपित करती है। न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसी वजह से क्या कहेंगे? क्रिया प्रतिक्रिया का। ये बोल देगा न्यूटन के किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं? तो न्यूटन के गति विषयक तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे मान लो कोई फोर्स मैंने लगाया ए बी पे, जैसे ये मान लो दीवार है, इधर से मैंने फोर्स लगाया ए बी, ठीक है, तो क्या करेगा कि दीवार मेरे ऊपर भी फोर्स लगाएगी और वो क्या होगी जाके, जस्ट डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी। डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ होगी जाके। और जितना हम बल लगाएंगे जस्ट उतना ही बल लगेगा जाके, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा जाके। तो ये एफ ए बी माइनस एफ बी ए, मतलब सेम है, डायरेक्शन चेंज है, जस्ट माइनस हो जाएगा। तो ये है आपका न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम। अब तीसरे नियम के कुछ उदाहरण समझ लेते हैं जाके। जैसे मान लो कोई बंदूक से गोली छोड़ता है, छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। भाई क्या है कि जब बंदूक आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है, तो जब आगे की ओर बढ़ती है, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, तो जब आगे की ओर बढ़ती है तो फोर्स देती है, पीछे की ओर धक्का मारती है जाके, तब वो आगे की ओर बढ़ती है जाके। तो क्या होता है कि जब गोली में फोर्स कोई लगता है तो गोली हमारे ऊपर भी फोर्स मारती है जाके, मतलब बंदूक पे फोर्स मारती है जाके। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के ऊपर रहता है जाके। जैसे मान लो गोली को इस तरफ फोर्स दिया गया, तो गोली क्या करेगी? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ फोर्स देगी जाके। और यहाँ पे क्या है? आपकी बंदूक है। समझ में आया? ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना है, तो जब ऊंचाई से हम कूद रहे हैं, तो जब पृथ्वी पे कहीं जमीन पे कूदेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम कूदे, मान लीजिए यहाँ पे कूदे, तो यहाँ पे क्या होगा जाके, जितना फोर्स हम जमीन पे लगाएंगे, जमीन फोर्स उतना हमारे ऊपर भी तो लगाएगी जाके। वही क्या होता है? चोट लग जाती है। जैसे मान लो हम किसी पे मुक्का मारे, दीवार में कुछ चीज़ मारे, हाथ मारे, तो क्या है कि हमारे हाथ में चोट लगेगा, क्योंकि क्या है कि हम दीवार पे फोर्स लगा रहे, दीवार हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अब बात करते हैं नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना। ये भी आपके न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का एग्जाम्पल है। फिर जेट वायुयान तथा रॉकेट जो है रॉकेट गति के तीसरे नियम या संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करते हैं जाके। ओके, तो तीसरे नियम सबसे क्या पूछ देगा? पहला ये पूछ देगा न्यूटन के किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, तो न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। फिर दूसरा पूछ देगा, इसमें से यही मान लो पूछ देगा, कोई एग्जाम्पल दे देगा, बोल देगा ये न्यूटन के किस नियम की वजह से है। बोल देगा कि मान लो ऊंचाई से कूदने पर चोट क्यों लगती है, तो न्यूटन की गति विषयक तीसरे नियम की वजह से हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपकी ये चीज़ें कंप्लीट होगी। न्यूटन के गति विषयक तीनों नियम हो गए जाके। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब यहाँ पे आया संवेग संरक्षण। ये क्या है इसकी बात कर लेते हैं। संवेग और आवेग को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, नोट कर लीजिए, इसके बाद इरेज करते हैं इसको। पहले हम लोग संवेग को समझ लेते हैं। न्यूटन के दूसरे नियम में हम लोगों ने संवेग को समझा था, इसको और थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। संवेग क्या होता है? किसी
वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसको P से डिनोट करते हैं, P बराबर m इंटू वी। हमने आपको सदिश राशियाँ अदिश राशियाँ पढ़ाई थी, तो ये कैसी राशि है? पहली बात तो ये आपकी सदिश राशि है। कैसी है? सदिश राशि है। पूछ देगा आपको कि संवेग कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। फिर दूसरा इसका मात्रक पूछेगा, तो मात्रक निकालना मैंने बताया था, या विमा पूछ दे या मात्रक पूछ दे तो मात्रक निकालना मैंने बताया था आपका m मतलब द्रव्यमान, m मतलब द्रव्यमान इंटू वेग है ये आपका, और वेग को हम लोग क्या लिख सकते हैं? विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। अब यहाँ आप लोग जान रहे होंगे जाके द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और विस्थापन या एक प्रकार की दूरी है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो इसका मात्रक आपका क्या आ जाएगा जाके? इसका मात्रक आपका आ जाएगा जाके, इसका मात्रक आ जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड। अब इसका विमीय सूत्र अगर पूछ दे, आपका विमीय सूत्र पूछ दे, विमीय सूत्र पूछ दे आपसे, विमीय सूत्र देखिए क्या हो जाएगा? किलोग्राम, किलोग्राम का मतलब मास द्रव्यमान, m से डिनोट करते हैं इसको, और इसके बाद मीटर दूरी, दूरी को l से बताया थे लेंथ, और समय को किससे? t से डिनोट करते हैं जाके। तो जब ये नीचे वाली चीज़ जब कोई ऊपर जाती है जाके, तो इसकी पावर जैसे हमेशा इनकी पावर 1 होती है जाके, तो ये पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस की पावर हो जाएगी ये वाली, या ऊपर से कोई चीज़ नीचे आएगी तो वो माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस की होगी तो वो प्लस की हो जाएगी जाके। तो ये आपका हो जाएगा mL/t-1, ये आपका हो गया विमीय सूत्र। तो संवेग की क्या हो गई जाके? एक सदिश राशि है, अगर मात्रक पूछ दे तो मात्रक ये निकल आएगा, विमीय सूत्र निकल आएगा ये आपका, और अगर कोई परिभाषा पूछ दे तो किसी वस्तु का द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। इतना हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं संवेग संरक्षण की। संवेग संरक्षण की, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम ये नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर यहीं पे हम आपको संवेग संरक्षण का नियम बताते हैं क्या है। अगर ना नोट हुआ हो तो वीडियो को पुश करके जो है नोट कर लीजिए इसको। यही देखते हैं लोग, यहाँ देखते हैं संवेग संरक्षण का नियम। इसमें हम लोग बात करते हैं, देखिए अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, किसी निकाय में मान लीजिए बहुत से पिंड हैं, निकाय में पिंडों की क्रिया के पूर्व एवं क्रिया के बाद संवेग संवेग समान रहता है यदि उस पर कोई बाह्य कार्य नहीं कर रहा, कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा, कार्य नहीं कर रहा है। अच्छा, इसको हम लोग समझते हैं ये क्या चीज़ है। तो देखिए
संवेग संरक्षण का नियम कहता है किसी निकाय में पिंडों की क्रिया के पूर्व एवं क्रिया के बाद संवेग समान रहता है यदि उस पर कोई बाह्य कार्य नहीं कर रहा। मान लेते हैं किसी निकाय में दो पिंड है जिनका द्रव्यमान m1 है और वेग u1 है। ओके, मतलब एक पिंड है जिसका द्रव्यमान क्या है m1 है और वेग u1 है, तो यही तो संवेग बन जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। तो मान लीजिए ये हम मान लेते हैं P1, पिंड 1 जो है उसका जो है संवेग क्या हो जाएगा P1 का m1 इंटू u1। m1 मतलब द्रव्यमान पहले पिंड का और u1 क्या उसका वेग हो जाएगा। P2 मान लो दूसरा पिंड जो है उसका द्रव्यमान क्या है m2 u2। ओके, अब मान लो इन दोनों की क्या है किसी पिंड में यह घूम रहे हैं, ठीक है, इनकी आपस में टक्कर हो जाती है दोनों की। अब टक्कर होने के बाद यानी मान लो क्रिया हो गई, जाके टक्कर हो गई, टक्कर होने के बाद जो है अब संवेग देखते हैं क्या होता है जाके। मान लो टक्कर के बाद ये पूर्व है, टक्कर से पूर्व, टक्कर के बाद जो है, टक्कर के बाद दोनों पिंड आपस में टकरा जाते हैं, उसके टक्कर के बाद ये मान लीजिए संवेग क्या हो जाएगा इसका, मान लीजिए आपका P1 वाला पहले पिंड का जो संवेग है m1 द्रव्यमान उसका रहेगा, v1 उसका वेग, मान लो वेग परिवर्तित हो जाएगा टक्कर के बाद, और P2 मान लो P2 को m1 और इसका वेग v2 मान लीजिए, द्रव्यमान वही रहेगा, वेग परिवर्तित हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ ले सकते हैं कि जैसे कंचा जो गोली नहीं होती है वो जो जब खेलते हैं ना छोटे पे, जैसे आपने गोली खेली होगी, तो जब जैसे एक ये है कि ये है, जब इनको आपस में मारते हैं जाके टक्कर करते हैं जाके, तो इनका वेग परिवर्तित हो जाता है जाके, तो बस वही मान लीजिए आप इसको 1 मिनट के लिए। अब इसमें क्या है कि टक्कर के बाद ये वाला होगा जाके, तो टक्कर के पूर्व ये था, टक्कर के बाद ये होगा जाके, तो संवेग क्या है संरक्षित रहता है, यानी कि पहले जितना संवेग होगा पहले कुल संवेग कितना होगा m1 u1, सॉरी पहले कुल संवेग जो आपका होगा जाके P1 प्लस P2 ये होगा, और बाद के संवेग क्या होगा जाके, बाद के संवेग भी क्या रहेगा इतना ही रहेगा, यानी m1 u1 प्लस m2 u2, और ये बाद के संवेग के बराबर होगा, यानी m1 v1 प्लस m2 v2 इसके बराबर होगा जाके। इसे ही क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, यानी टक्कर के पहले जो संवेग होगा टक्कर के बाद भी वही संवेग होगा जाके, इसको क्या है संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, यदि इस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो। जैसे मान लीजिए ये दो गोली हैं, ये दो गोलियां हैं, ये टकराने से पहले जो इनका संवेग होगा जाके, टकराने के बाद भी इनका संवेग वही रहेगा यदि कोई बाह्य बल इस पर कार्य नहीं कर रहा है जाके। ओके, नहीं कार्य कर रहा, इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। आया समझ में, यानी कि टक्कर से पूर्व जो पिंड होंगे जाके उनका द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, और टक्कर के बाद जो पिंड होंगे उनके द्रव्यमान और गुणनफल जो वेग का गुणनफल क्या होगा जाके वो समान ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा यदि कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। यदि बाह्य बल कार्य कर रहा है तो परिवर्तित हो जाएगा जाके, इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अगर पूछ दे कि जेट वायुयान या रॉकेट गति के किस नियम पर, तो तीसरे नियम पे या संवेग संरक्षण के नियम पे, यानी इसके नियम पर कार्य करते हैं। ओके, अब इसके नियम पे कैसे कार्य करते हैं समझ सकते हो। जैसे मान लो कि अगर P है संवेग है, मान लो P संवेग P इंटू mv है, तो जब m द्रव्यमान कम हो जाएगा तो वेग अपने आप बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे वायुयान में जानते हो कि ये जैसे मान लो रॉकेट है कोई, ये आप देखते हो कि जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाता है ये अपने क्या होता है, ये कोष्टक कम करते जाता है। जैसे जैसे ये कम करता जाएगा यानी द्रव्यमान कम करता जाएगा तो वेग बढ़ता जाएगा नहीं बढ़ता जाएगा, तो यदि संवेग वही रहेगा तो ये धीरे धीरे जैसे कम करता जाएगा तो इसके क्या है वेग अपने आप बढ़ता जाएगा जाके। तो ये क्या है संवेग संरक्षण के नियम पे काम करता है, या न्यूटन के तीसरे नियम पे काम करता है जाके। अब संवेग संरक्षण हो गया आपका। तो हम लोग बात कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। संवेग और आवेग में संवेग और आवेग में अंतर, संवेग और
आवेग में अंतर, आवेग में अंतर, संवेग और आवेग में अंतर। तो हम इसको समझते हैं। संवेग के लिए आपको अभी फार्मूला बताया था, P बराबर m/v, यानी कि इसकी डेफिनेशन बनाना चाहोगे तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी पिंड के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। और मैंने क्या बताया था, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। और मैंने क्या बताया था इसमें आपको, सदिश राशि के अलावा मैंने इसका वो मात्रक बताया था। मात्रक इसका क्या बताया था मैंने आपको, किग्रा इंटू मीटर पर सेकेंड। इसका मैंने विमीय सूत्र बताया था, mLT-1। अब हम लोग आवेग को समझ लेते हैं। सबसे पहले आवेग की डेफिनीशन समझते हैं। तो आवेग की डेफिनीशन ये होती है, जाके आवेग को इम्पल्स कहते हैं, आई से डिनोट करते हैं। आवेग की डेफिनीशन हम लोग बनाना चाहेंगे तो आई बराबर F इंटू टी होता है जाके। यानी कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल एवं उस पर जितनी देर बल आरोपित किया गया उस समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, जाके आवेग कहते हैं जाके। डेफिनेशन हम लोग फार्मूले से बना सकते हैं, इस वजह से फार्मूला आपको पहले लिख दिया। यानी किसी वस्तु पर लगाया गया बल इंटू जितने समय के लिए बल लगाया गया है उसके गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं, यानी इम्पल्स कहते हैं जाके। ओके, समझ में आया? इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लें। किसी वस्तु पर लगाया गया बल इंटू जितने समय के लिए लगाया गया इंटू समय, किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं आरोपित बल का समय का गुणनफल क्या कहलाता है, उस वस्तु का आवेग कहलाता है। पहली चीज समझ में आ गई। अब दूसरा ये क्या है, ये भी क्या है, सदिश राशि है। यानी आवेग भी क्या है, सदिश राशि। मैंने सदिश राशि और अदिश राशि में बताया था क्या अंतर होता है। सदिश राशि में क्या है, परिमाण एवं दिशा दोनों होगा जाके, परिमाण एवं दिशा दोनों होगा जाके। ये मैंने किसके लिए बताया, सदिश राशि के लिए। तो इसमें दोनों में क्या है, परिमाण एवं दिशा दोनों होगा जाके। वो ऐसा भी दे सकता है कि निम्न में से किसमें परिमाण एवं दिशा दोनों है, तो उसका कहने का मतलब यही कि कौन सदिश राशि है। अब इसके बाद देखिए इसका मात्रक देख लेते हैं हम लोग, इसका मात्रक हम लोग देख लेते हैं एफ। इसका ये देखिए न्यूटन इंटू सेकेंड भी हो सकता है, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। जब मान लो अभी हमने बल नहीं पढ़ा तो बल का छोड़ देते हैं, लेकिन हम बल का फार्मूला पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले। बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर ma होता है। F की जगह क्या रख सकते हैं, ma रख सकते हैं, इंटू टी रख सकते हैं, टाइम। F बराबर, क्योंकि F बराबर ma होता है। अब हम एक हम पढ़ चुके हैं, त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, v अपॉन टी होता है, टाइम v अपॉन टी। तो m हम त्वरण का पढ़ चुके हैं, v अपॉन टी इंटू टी। अब देखिए ये टी गुणा में ये भाग में, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, m इंटू वी। यानी कि ये फार्मूला कौन सा आ गया आपका, ये तुम्हारा आपका इसका है, संवेग का है, वही फार्मूला आ गया। तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इसका मात्रक। तो इसका जब मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और एक चीज बताइए, विमीय सूत्र भी क्या रहेगा जाके, वही रहेगा जाके, mLT-1। आपको अंतर समझ में आ गया। डेफिनीशन में ही अंतर है मात्र। डेफिनीशन में क्या है, संवेग में क्या होता है जाके, कोई वस्तु का द्रव्यमान इंटू उसके वेग को गुणनफल होता है जाके। जबकि आवेग में क्या होता है, किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित किया गया, कितने समय के लिए आरोपित किया गया, उन दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है, उन दोनों का गुणनफल होता है जाके, वही आवेग कहलाता है। आवेग भी सदिश राशि है, संवेग भी सदिश राशि, दोनों का मात्रक भी सेम है और दोनों का विमीय सूत्र भी सेम है। तो अब आपका जो है यहीं से आज की क्लास खत्म होती है जाके, आवेग और संवेग और आवेग में अंतर। कल जो है हम आप लोग पढ़ाएंगे बल। तो आप लोग जो है कहीं से पढ़ लीजिए, इसके बाद जो है कल हम आपको, ताकि समझ में और आपको अच्छे से आएगा जाके बल के बारे में।